हाँ, हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द 10th लेक्चर ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन। आज हम लोगों को वैसे तो कोलिजन पढ़ना था, लेकिन एक चीज़ और तुमको पढ़ा देते हैं, दैट इज डिफरेंस बिटवीन इम्पल्सिव एंड नॉन इम्पल्सिव फोर्स। तो डिफरेंस बिटवीन इम्पल्सिव एंड नॉन इम्पल्सिव फोर्स को दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक होता है इम्पल्सिव फोर्स और एक होता है वर्ड सुन के क्या लग रहा है तुमको? इम्पल्सिव माने एक झटका लगे, अचानक से बहुत ज्यादा का मोमेंटम का चेंज करने लायक हो, या फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाए या शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में या घट जाए, है ना। देखो, इम्पल्सिव फोर्स जो होते हैं इसको सबसे सिंपल तरीके से हम बोल सकते हैं झटका वाला फोर्स, है ना। और नॉन इम्पल्सिव हलाल वाला बिना झटका वाला, है ना। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर बहुत स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा दे दिए तब हम उसको इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं, और अगर स्मॉल टाइम इंटरवल में उतना ज्यादा फोर्स का मैग्नीट्यूड नहीं आया है, नॉन इम्पल्सिव होता है। लेकिन ज्यादातर बात इसका समझ फील से ही आता है। जैसे कि अगर हम तुमको ऐसा बोले कि यहाँ पे एक ब्लॉक रखे, यहाँ पर एक आकर के एक थप्पड़ मार दी, तो थप्पड़ से जो इसको नॉर्मल मिला, दैट नॉर्मल इज इम्पल्सिव। वो जो नॉर्मल लगा वो कितने सेकंड के लगा? बहुत छोटा, 0.0001 सेकंड के लिए, लेकिन उसके बावजूद इसको ये वेलोसिटी दे दिया, मतलब मोमेंटम दे दिया। तो समयांतराल होता क्या है कि फोर्स इंटू टाइम या F इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। फोर्स का डेल्टा टी का वैल्यू है बहुत कम या बहुत छोटा, है ना, लेकिन फोर्स का वैल्यू है सिग्निफिकेंटली लार्ज। ये प्रोडक्ट जो होता है वो एक ठीक ठाक वैल्यू आ जाता है, जिसकी वजह से पी फाइनल पी इनिशियल से ठीक ठाक बढ़ जाता है। तो पी इनिशियल और पी फाइनल दोनों बराबर नहीं रहते, या दोनों का डिफरेंस जीरो नहीं होता, जीरो से अच्छा खासा ज्यादा रहता है। इज दैट ओके? लेकिन अगर ये फोर्स इंटू डेल्टा टी बहुत स्मॉल हो मतलब 10 हो, तो लीनियर मोमेंटम का चेंज नेग्लिजिबल होगा, फाइनल और इनिशियल मोमेंटम सेम होगा। तो अब जैसे हम तुमको ऐसा बोल रहे हैं, एक लाइन हम इसमें लिखेंगे कि ग्रेविटी एंड स्प्रिंग फोर्स आर ऑलवेज नॉन इम्पल्सिव। क्या होगा कि अगर किसी ब्लॉक को ग्रेविटी के इफेक्ट में छोड़ दोगे तो अचानक से इसका मोमेंटम बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा। इसको तुम रेस्ट से छोड़ोगे, ग्रेजुअली ही इसका वेलोसिटी बढ़ेगा। समय अंतराल बहुत स्मॉल में तुम देखोगे तो बहुत ज्यादा का मोमेंटम चेंज नहीं होता। अगर डेल्टा टी बहुत स्मॉल हो जाए तो ग्रेविटी मोमेंटम का चेंज बहुत सिग्निफिकेंट नहीं कर पाता है। सिमिलरली अगर हम स्प्रिंग फोर्स का भी बात करें, मान लीजिए एक स्प्रिंग से हम एक ब्लॉक बांधे हुए थे, अपने नेचुरल लेंथ पे था और ग्रेविटी नीचे लग रहा था, अचानक से छोड़ दिए, तो जैसे जैसे ये नीचे जाएगा स्प्रिंग फोर्स बदलेगा। स्प्रिंग फोर्स इसके मोमेंटम को बहुत कम समय में बदल नहीं पाता है ना। इसीलिए जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर लीनियर मोमेंटम का चेंज नेग्लिजिबल होता है। मैं आपसे ऐसा कह रहा हूं, सुनिएगा मेरी बात। जैसे कि ऐसा हम आपसे बोल रहे हैं कि एक ब्लॉक है, कितना केजी मान ले? 10 केजी मान लेते हैं। इसको नीचे की तरफ ले आते हैं 2 मीटर पर सेकंड से। सुन लो, लिखने का मौका हम देंगे। एक छोटा ब्लॉक है, कितना केजी का मान ले? 5 केजी का, ठीक है क्या? और मान लेते हैं कि ये ऊपर जा रहा है 16 मीटर पर सेकंड से, और ग्रेविटी है वर्टिकली डाउनवर्ड। ये दोनों स्थिति हम बता रहे हैं जस्ट बिफोर कोलिजन।
जस्ट बिफोर कोलिजन। और हम आपसे कह रहे हैं कि ब्लॉक्स स्टिक टू ईच अदर, ब्लॉक्स स्टिक टू ईच अदर आफ्टर कोलिजन, ब्लॉक्स स्टिक टू ईच अदर आफ्टर कोलिजन। तो व्हाट विल हैपन टू देम, व्हाट विल हैपन टू देम, या आफ्टर कोलिजन जो है इनका कंबाइंड मास का वेलोसिटी क्या होगा। मेरा सवाल ये है कि ये 2 मीटर पर सेकंड से आ रहा था कोलिजन के पहले, और ये 16 से जा रहा था ऊपर की तरफ। अब कोलिजन के जस्ट बाद ये कितना केजी का हो जाएगा, स्टिक कर गया, तो ये कितना केजी का हो गया, 15 केजी का। मान लेते हैं ये किसी वी वेलोसिटी, वीसी वेलोसिटी से जा रहा है। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि P जस्ट बिफोर कोलिजन, सॉरी P जस्ट बिफोर कोलिजन मतलब P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। जस्ट बिफोर कोलिजन जो लीनियर मोमेंटम है वो जस्ट आफ्टर कोलिजन के लीनियर मोमेंटम के बराबर है। तो लीनियर मोमेंटम कोलिजन, जस्ट बिफोर कोलिजन लीनियर मोमेंटम कितना है, 5 इंटू 16 प्लस 10 इंटू -2, ये सब नो। अब कोलिजन के बाद ये कितना केजी का हो गया, 15 केजी का, और उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 15 इंटू वीसी, यस और नो। तो ये चीज क्या हुआ, 80 माइनस 20 दैट इज 60 बराबर 15 गुणा वीसी। वीसी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड। क्या ये कल मतलब पॉजिटिव है माने अपवर्ड, क्योंकि हम लोग अपवर्ड को ही पॉजिटिव लिए, तो हम ये बोल सकते हैं कोलिजन के बाद ये कितने से जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड से। क्या ये करना उचित है? क्या हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं जब एक्सटर्नल फोर्स हो? तो एक्सटर्नल फोर्स के प्रेजेंस में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं क्या? टेक्निकली नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहां पर अगर आप देखिएगा तो इस पर एक फोर्स लग रहा है, इस पर एक फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, नहीं लग रहा है, कितना, 10G, और इस पर भी नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है, कितना, 5G। कहो हाँ। तो यार ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, लेकिन फिर भी हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर दिए। करना उचित है क्या? उचित तो होगा, कब होगा, जब ये फोर्स कैसा हो, नॉन इंपल्सिव। क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है तो ये नॉन इंपल्सिव है। ये क्या है, नॉन इंपल्सिव है। नॉन इंपल्सिव फोर्स के साथ क्या है, उसका क्वालिटी क्या होता है कि स्मॉल टाइम इंटरवल में वो लीनियर मोमेंटम का चेंज बहुत ज्यादा कर, जैसे कोलिजन जो हुआ, हम लोगों ने लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कब से कब तक किया, जस्ट बिफोर कोलिजन एंड जस्ट। आप बड़े से समय अंतराल में तो कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स है, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स है बावजूद उसके आप लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं किसी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में, अगर वो एक्सटर्नल फोर्स नॉन इंपल्सिव हो। यहां पे 2 प्रकार के फोर्स पिक्चर में आए, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, और जब दोनों टकराया तो इस पर नॉर्मल ऊपर और इस पे नॉर्मल नीचे, लेकिन इन दोनों मिलाकर के नॉर्मल, नेट नॉर्मल क्या हो गया, 0। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स तो दोनों पे नीचे ही लग रहा है, तो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ है, बट वो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है, नॉन इंपल्सिव। नॉन इंपल्सिव फोर्स छोटे से समय अंतराल में लीनियर मोमेंटम का चेंज बहुत ज्यादा कर। अब कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद बीच में समय इंटरवल, टाइम इंटरवल कितना, बहुत छोटा, बहुत छोटा टाइम इंटरवल, तो आप लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं जस्ट बिफोर कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन। you can conserve linear momentum, you can conserve the linear momentum just before collision and just after। दोनों कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद आप लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, कब, इन प्रेजेंस ऑफ नॉन इंपल्सिव एक्सटर्नल फोर्स, इन प्रेजेंस ऑफ नॉन इंपल्सिव एक्सटर्नल फोर्स, you can conserve linear momentum for very small interval of
टाइम। कहो हाँ, नहीं समझ में आया? इन दिस केस कोलिजन जो हुआ है, कोलिजन के जस्ट पहले और जस्ट बाद आप लिनियर मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं, जो कि किए हैं। तब आपको कॉमन वेलोसिटी जो आया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड। ये कार्य जो है वो आप इसीलिए कर पाए एक्सटर्नल फोर्स के प्रेजेंस में भी, क्योंकि फोर्स जो एक्सटर्नल था वो कैसा था? नॉन इंपल्सिव था, और हम जो समय अंतराल लिए वो बहुत छोटा लिए। इज दैट ओके? तो सबसे पहले हमने आपसे क्या कहा कि इंपल्सिव फोर्स माने झटका वाला फोर्स, और नॉन इंपल्सिव फोर्स माने बिना झटका वाला फोर्स। यस और नो? अब हमको थोड़ा सा आपसे एक बार अगर हम पूछना चाहें कि हम ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी एक झटके में ब्लॉक को खींचता है क्या? अचानक से ग्रेविटेशनल थोड़ी लगता है, वो यूनिफॉर्मली लगता है। स्मॉल टाइम इंटरवल में बहुत ज्यादा मोमेंटम चेंज नहीं कर पाएगा। स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स ये दोनों हमेशा ही नॉन इंपल्सिव होता है। तो स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों के प्रेजेंस में जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर एन इवेंट यू कैन कंजर्व द लीनियर मोमेंटम। जैसे ये ब्लॉक यहाँ पर बंधा हुआ है स्प्रिंग से, 1 मिनट सर, तो ये स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ से कुछ नीचे होगा x नॉट। अगर स्प्रिंग कांस्टेंट k है तो x नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा? mg/। यस और नो? अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि यहां से एक m1 मास का बुलेट आया और v वेलोसिटी से जाकर के इसमें पियर्स कर गया, तो इस पूरे प्रक्रिया में सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या क्या आया? ग्रेविटेशनल फोर्स आया और स्प्रिंग फोर्स आया, है ना? लेकिन दोनों कैसा है? नॉन इंपल्सिव। तो जस्ट बिफोर कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन यू कैन कंजर्व द लीनियर मोमेंटम। जस्ट बिफोर कोलिजन लिख देंगे m1v, और जस्ट आफ्टर कोलिजन लिख देंगे m1 प्लस m इंटू कुछ vc। वहां से vc का वैल्यू आ जाएगा। इज दैट ओके? क्लियर है बात? क्या आपने ये चीज लिख लिया कि दोनों फोर्स का नेचर कैसा कैसा है? क्या ये आपने लिख लिया कि नॉन इंपल्सिव फोर्स में चूंकि फोर्स का वैल्यू बहुत कम, फोर्स बहुत बड़ा नहीं होता है मैग्नीट्यूड वाइज, तो डेल्टा टी बहुत छोटा हो तो इन दोनों का प्रोडक्ट बहुत ज्यादा नहीं होता है, तो पी फाइनल और पी इनिशियल दोनों लगभग बराबर होता है। यस और नो? ओके, ये लाइन भी आपने लिख लिया? yes, अच्छा, अब हम आपको मतलब ये थ्योरी ही था कि ये 10 केजी का एक ब्लॉक 2 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, 16 केजी का एक 5 केजी का एक ब्लॉक 16 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। जस्ट बिफोर ये है स्थिति कोलिजन के, एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन जो है ब्लॉक स्टिक्स टू ईच अदर, और आपसे पूछा गया है कि कॉमन वेलोसिटी क्या होगा। तो थोड़ा सा इसको लिख लीजिए, फिर हम इसमें एक आध सवाल और कराते हैं। मेरा बात समझ में आया? ठीक है क्या? बोलो। जैसे अब थोड़ा हम लोग देखते हैं फ्रिक्शन एक इंपल्सिव फोर्स है कि नॉन इंपल्सिव फोर्स है। सुनिएगा मेरी बात। मान लो ये एक 10 केजी का ब्लॉक है, ये एक 10 केजी का, यहां से एक बुलेट आ रहा है, कितने केजी का? 2 केजी का। कितने मीटर पर सेकंड से? 18 मीटर पर सेकंड से। कितने मीटर पर सेकंड से? 18 मीटर पर सेकंड से। और हम इस यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया म्यू इज इक्वल टू 0.5, म्यू इज इक्वल टू 0.5। ओके, अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि फाइंड ए पार्ट, इसमें देते हैं बुलेट गेट्स एम्बेडेड इनटू द ब्लॉक। बुलेट जो है वो ब्लॉक में जा करके घुस गया है, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक प्लस बुलेट जस्ट आफ्टर दिस, है ना, एंड डिस्टेंस आफ्टर विच ब्लॉक विल स्टॉप, डिस्टेंस आफ्टर विच
ब्लॉक विल स्टॉप। ये सवाल है, लेकिन इसी के माध्यम से हम आपको फ्रिक्शन के इंपल्सिव और नॉन इंपल्सिव नेचर का चर्चा करेंगे। थोड़ा सा आप लिख लीजिए। एक बात बताओ बच्चों, मैं एक सिंपल सवाल आपसे पूछ रहा हूं। ये जब आया होगा, ये जब आया होगा तो 2 kg 10 kg पे एक नॉर्मल, मतलब एक झटका लगाया होगा, यस और नो? किस डायरेक्शन में ये नॉर्मल लगाया होगा? हाँ, ब्लॉक पे आगे, उसको नॉर्मल N1 बोल देते हैं बाबू, और इस पर उसको भी नॉर्मल N1 बोल देते हैं, ठीक। लेकिन ये नॉर्मल इंपल्सिव होगा कि नॉन इंपल्सिव होगा? ये नॉर्मल इंपल्सिव होगा, है ना? एक मिनट, इस 10 kg पे एक नॉर्मल और लग रहा है इधर, ये वाला जो कि 10G के बराबर है, लेकिन ये नॉर्मल इंपल्सिव कि नॉन इंपल्सिव? क्योंकि ये एक झटके में बढ़ा या घटा नहीं होगा, है ना? ये तो अचानक से टकराया होगा तो N1 आया होगा, नहीं, अचानक से N1 आया होगा और फिर तुरंत में गायब भी हो गया, एक झटके में होगा, आने के बाद इसको वेलोसिटी भी दे दिया होगा। यहाँ पे 2 प्रकार का नॉर्मल है, एक नॉर्मल फ्रॉम ग्राउंड, एक नॉर्मल बिटवीन दी ब्लॉक एंड बुलेट। क्या नॉर्मल इंपल्सिव होता है कि नॉन इंपल्सिव होता है? एग्जाम्पल से समझ में आ रहा होगा। इस जगह पे नॉर्मल क्या है? इंपल्सिव, और यहां वाला नॉर्मल क्या है? कहानी से सीख क्या मिली? नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल कैन बी impulsive as well as non impulsive. Normal reaction can be impulsive, can be non impulsive. ये impulsive भी हो सकता है और non impulsive भी हो सकता है। Is that okay? अब मेरा बात बताए भाई, जब ये धक्का लगेगा तो इस पर धक्का लगने के बाद फ्रिक्शन किधर लगेगा? ये जो फ्रिक्शन होगा, इस फ्रिक्शन में किस नॉर्मल की हिस्सेदारी होगा? चलने लगेगा। इस फ्रिक्शन में किस नॉर्मल की हिस्सेदारी? N1 का क्या N2 का? N2 का, यस और नो? तो यहां पर हम लोग बोलेंगे कि N1 इज इंपल्सिव, N1 इज इंपल्सिव एंड N2 इज नॉन इंपल्सिव। कहो हाँ। लेकिन ये जो फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन, बॉल चलने लगेगा ब्लॉक, तो फ्रिक्शन म्यू इंटू N2 हो जाएगा। क्योंकि N2 नॉन इंपल्सिव है तो ये फ्रिक्शन भी नॉन इंपल्सिव। सो हियर फ्रिक्शन इज नॉन इंपल्सिव। कहो हाँ। यहां पे फ्रिक्शन जो है वो क्या है? नॉन इंपल्सिव। इज दैट ओके? क्लियर? नॉन इंपल्सिव फोर्स स्मॉल टाइम इंटरवल में लीनियर मोमेंटम को सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं करता। तो क्या हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दोनों ब्लॉक को कंबाइंड माने तो ये N1 और ये N1 खत्म। दोनों ब्लॉक को कंबाइंड माने तो N1 खत्म। हॉरिजॉन्टल में एक फ्रिक्शन है, बट दैट फ्रिक्शन इज नॉन इंपल्सिव, सो यू कैन कंजर्व द लीनियर मोमेंटम जस्ट बिफोर द कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर द कोलिजन। इन विच डायरेक्शन? इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। लेकिन सिस्टम किसका? बुलेट प्लस ब्लॉक। Yes or no? Yes. So here friction is non-impulsive. So you can, although there is friction, although there is an external force, but you can conserve the linear momentum. कब से कब तक? Just before and just after कोलिजन। कहो हाँ। कोई दिक्कत क्या? पक्का? अच्छा, ये लीनियर मोमेंटम आप कंजर्व भी कर लेंगे नहीं कर लेंगे? क्या लिखेंगे? P इनिशियल, देखो छोटे अंतराल में किए हैं। P इनिशियल बराबर P फाइनल। P इनिशियल कितना? 2 गुणा 18। P फाइनल कितना? 2 प्लस 10 गुना, ये साथ साथ जाएगा किसी कॉमन वेलोसिटी से, VC से, तो उसको VC मान लेते हैं। VC का वैल्यू कितना हो जाएगा? 36/12, दैट इज 3 मीटर। परेशानी? तो पहला पार्ट हो गया क्या हम लोगों का?
और इस कड़ी में हम ये भी समझ लिए कि नॉर्मल कभी कभी इंपल्सिव होता है, कभी कभी फ्रिक्शन तो अभी नॉन इंपल्सिव था। अभी क्या ये इंपल्सिव भी हो सकता है? हो सकता है, हम अभी आगे चर्चा करेंगे। इज दैट ओके? तो अब ए पार्ट का आंसर में कोई दिक्कत तुमको? बी पार्ट में बोल रहा है डिस्टेंस आफ्टर विच ब्लॉक विल स्टॉप। तो देखो यार, ये दोनों मिलाकर के कितना केजी हो जाएगा? कितना केजी? 12 केजी। और ये कितने से चलना शुरू किया? v इनिशियल इज इक्वल टू 3 मीटर। और इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? कितना होगा फ्रिक्शन? म्यू इंटू एम जी। एम इज 12 इंटू जी, है ना? तो म्यू इंटू 12 जी। और एक्सेलरेशन किधर होगा इसका? पीछे की तरफ, है ना? वो कितना हो जाएगा? म्यू इंटू 12 जी बाई 12, तो म्यू इंटू जी। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस म्यू जी लिख दे क्या? अरे भाई देख लो, पक्का? एक्सेलरेशन को माइनस म्यू जी लिख दे। म्यू कितना था? 0.5। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस और नो? बी पार्ट के लिए क्या करें हम लोग, सो बताओ। v फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू v इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2as। यस और नो? v फाइनल कितना? फाइनली रुकने का बात हो रहा है ना, तो v फाइनल का स्क्वायर मतलब अरे 0 बराबर 3 का स्क्वायर माने 9 माइनस 2 गुना 5 गुना s। तो s का वैल्यू कितना हो गया? 9/10 मीटर, दैट इज 0.9 मीटर, दैट इज 90 सेंटीमीटर। इज दैट ओके? 0.9 मीटर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का? हाँ हाँ एकदम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमको ये ज्यादा इजी लगा। क्या फ्रिक्शन नॉन इंपल्सिव भी हो सकता है? क्या फ्रिक्शन नॉन इंपल्सिव हो सकता है? हो सकता है सर। सोचो, हेलो, मान लो ये ब्लॉक है, इसका मास मान लेते हैं कैपिटल M, ठीक है सर। और यहां से अभी सवाल नहीं करेंगे, यहां से स्मॉल m मास का एक बुलेट आया और v वेलोसिटी से टकराया, ठीक। और ये वाला एंगल जो है हॉरिजॉन्टल से एंगल जो है उसको हम लोग थीटा मान लिए, ठीक है। तो एक बात बताओ कि अब यहाँ पे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है। अब जरा हमको बताओ कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन आएगा वो एक झटके वो किस नॉर्मल की वजह से आएगा? एक तो mg की वजह से तो आएगा ही आएगा, है ना। लेकिन ये जो बॉल आके टकराएगा तो इस डायरेक्शन में एक झटका देगा कि नहीं देगा? देगा। तो ये जो नॉर्मल ऊपर की तरफ है वो अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, अचानक से बहुत ज्यादा। कारण क्या है सर कि इस बुलेट के बारे में अगर बात करें, इस बुलेट के बारे में बात करें तो इस बुलेट का इधर की तरफ मोमेंटम है एम बी कॉस थीटा और इधर की तरफ मोमेंटम है एम बी साइन थीटा। ये इनिशियल सिचुएशन है ना। फाइनली क्या हुआ? ये तो बिफोर का सिनेरियो है। आफ्टर का क्या सिनेरियो? आफ्टर का सिनेरियो ये हुआ कि इस बुलेट के पास जो भी वेलोसिटी होगा वो सब वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। यस और नो? वीसी। यस और नो? तो एक बात बताओ, इस डायरेक्शन का एम बी साइन थीटा कहां गया? खा गया? एम बी साइन थीटा कौन खाया? यहां पर से एक नॉर्मल मिला होगा, ये आकर के जैसे ही इसको पियर्स किया होगा उसके बाद ये फिसल करके साथ साथ जाने लगेगा। तो ये बुलेट के पास जो वर्टिकल डायरेक्शन का वेलोसिटी था वो गायब हो गया ना। वो कहां से गायब हुआ होगा? आके टकराया होगा ये जब, तो यहां से एक नॉर्मल मिला होगा इसमें। तो जो बुलेट पे वर्टिकल डायरेक्शन में जो नॉर्मल मिला वही नॉर्मल ब्लॉक को वर्टिकली डाउनवर्ड में मिलेगा, है ना। तो अगर हम तुमसे पूछे कि इस बुलेट पे वर्टिकल डायरेक्शन में जो नॉर्मल मिला उस नॉर्मल का टाइम के साथ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? दैट इज इंपल्स ऑफ नॉर्मल इन वर्टिकल डायरेक्शन, दैट विल बी सिंपली एम बी साइन थीटा, बिकॉज ये नॉर्मल का ही इंपल्स पूरे एम बी साइन थीटा को खा गया है ना। बोलो, तो ये जो नॉर्मल था वो बहुत छोटे से टाइम इंटरवल के लिए आया लेकिन लीनियर मोमेंटम का चेंज बहुत सिग्निफिकेंट कर दिया नहीं कर दिया, है ना। तो ये नॉर्मल बुलेट पे लगा होगा किधर? वर्टिकली
अपवर्ड। तो इस ब्लॉक पे वही नॉर्मल जो होगा वो नीचे की तरफ लगेगा। यस और नो? इज दैट ओके? अरे है ना? और फिर उसकी वजह से ग्राउंड इस पे अचानक से नॉर्मल बढ़ा दिया होगा, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में तो ब्लॉक को जाना नहीं है, ना तो नीचे ना तो ग्राउंड जो ऊपर नॉर्मल लगा रहा था, पहले लगा रहा था मात्र कैपिटल एम जी, लेकिन अब ये लगाने लगा कैपिटल एम जी प्लस एन। तो ये जो कैपिटल एम जी है दिस इज नॉन इंपल्सिव, लेकिन ये वाला जो नॉर्मल है दैट इज इंपल्सिव, दैट इज। अब यहां पर जो फ्रिक्शन आएगा ना सर, सुनिएगा, यहां जो फ्रिक्शन आएगा, इस फ्रिक्शन में इस नॉर्मल के हिस्से वाला जो कंपोनेंट है म्यू इनटू स्मॉल एन, दैट इज योर नॉन इंपल्सिव फ्रिक्शन, दैट इज योर। तो अब आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम को कंजर्व नहीं कर सकते। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम को कंजर्व, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फिर क्या कर सकते हैं? अगर नॉन इंपल्सिव फोर्स आया तो आप कर सकते हैं इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। एक बात बताओ, ये इंटीग्रेशन एन डी टी तो क्लियर है ना कि एम वी साइन थीटा है। ये नॉर्मल कहां पे आया होगा? ब्लॉक पे आया होगा नीचे की तरफ, और इसकी वजह से यहां वाला नॉर्मल बढ़ गया होगा। और यहां पर जो फ्रिक्शन आएगा, वो फ्रिक्शन जो आएगा वो कितना आएगा? म्यू इंटू एन वन, म्यू इंटू, लेकिन इस एन वन का एन वाला हिस्सा जो है दैट इज नॉन इंपल्सिव, है ना? दैट इज नॉन इंपल्सिव। तो इस डायरेक्शन में एक नॉन इंपल्सिव फोर्स है ना? वो नॉन इंपल्सिव फोर्स का, सॉरी आई एम सो सॉरी, सबसे बोलना चाहिए था, दैट इज इंपल्सिव, दिस एन इज इंपल्सिव। वो इंपल्सिव फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम को खाएगा। वो क्या करेगा? ये इंपल्सिव नॉर्मल की वजह से यहां पर एक फ्रिक्शन आया होगा, नहीं? कौन सा फ्रिक्शन का कौन सा पार्ट? म्यू इंटू एन वाला पार्ट, है ना? और उस फ्रिक्शन का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे टाइम के साथ तो इस डायरेक्शन का इंपल्स आएगा। किसकी वजह से? इंपल्सिव फोर्स की वजह से। और वो पक्का ही इसका कितना टाइम्स होगा? म्यू टाइम्स होगा। इसका कितना टाइम्स होगा? तो हो जाएगा म्यू एम बी साइन थीटा, वो म्यू एम बी। और ये इंपल्स क्या करेगा? ये इसके लीनियर मोमेंटम को घटाएगा, इसके लीनियर मोमेंटम को घटाएगा। हॉरिजॉन्टल में कितना था इसका? एम बी कॉस थीटा, एम बी कॉस थीटा। तो अब जो हो जाएगा वो एम बी कॉस थीटा माइनस समथिंग हो जाएगा। इज दैट ओके? क्लियर क्या? तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ कि फ्रिक्शन कभी कभी इंपल्सिव होता है और कभी कभी नॉन इंपल्सिव। फ्रिक्शन कभी कभी इंपल्सिव होता है, कभी कभी। अगर इंपल्सिव है तब तो हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते हैं छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम में, लेकिन अगर नॉन इंपल्सिव है तो हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में। इज दैट ओके? बोलो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, सुनिएगा मेरी बात। एक सवाल से समझते हैं, थोड़ा सुनना। हेलो, आओ, सवाल पढ़ो। क्या है? एक 3 kg का ब्लॉक है, एक बुलेट है 2 kg का। इधर कितने से आ रहा है? 500 मीटर पर सेकेंड से। कितने डिग्री पे? हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पे आ करके इसमें एम्बेड हो गया। बुलेट कम्स एंड स्टिक्स टू द बुलेट, स्टिक्स मतलब चिपका गया, मतलब एम्बेड कर गया, घुस गया, ठीक। अब उसके बाद फिर दोनों सिस्टम जो है हॉरिजॉन्टली मूव करने लगा। आपसे पूछा जा रहा है कि इंपल्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन बुलेट एंड ब्लॉक, बुलेट और ब्लॉक के बीच में एक नॉर्मल रिएक्शन आया होगा टकराने के टाइम पे, उस नॉर्मल का इंपल्स बताइए, उस नॉर्मल का इंपल्स बताइए, ठीक है क्या? बोलो। वो इन दोनों के बीच जो नॉर्मल आया होगा वो किधर आया होगा? अपवर्ड, ठीक है, उसका इंपल्स बताइए। फिर यहाँ पर जो फ्रिक्शन है उस नॉर्मल की वजह से कुछ फ्रिक्शन, जो नॉर्मल बुलेट पे ऊपर लगा होगा तो ब्लॉक पे नीचे लग रहा होगा, और ग्राउंड फिर एक नॉर्मल ऊपर लगाया होगा, तो उसकी वजह से फ्रिक्शन का इंपल्स बताइए। और फिर सर कंबाइंड सिस्टम का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी भी बताइए, ठीक है सर? सुनिएगा मेरी बात। एक बात बताओ, सवाल समझ में आ गया? एक बात बताओ, बुलेट के साथ क्या क्या हुआ? बुलेट के साथ क्या हुआ? बुलेट के पास एक वेलोसिटी था इधर की तरफ 500, तो 500 वेलोसिटी था, तो इधर की तरफ कितना हो जाएगा? 500 गुने 4/5, दैट इज 400 मीटर पर सेकेंड, और इधर की तरफ 500 गुने 3/5, दैट इज 300 मीटर पर सेकेंड। इज दैट ओके? अच्छा, बुलेट का मास कितना है?
2 kg। ये कब का सिचुएशन है? ये बिफोर का। ये कब का सिचुएशन है? बिफोर का। ठीक है। आफ्टर द कोलिजन बुलेट जो होगा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी वीसी से चल रहा होगा। इनफैक्ट बुलेट और ब्लॉक दोनों मिल करके वीसी से चल रहा होगा। ठीक। अब एक बात बताओ कि इसका 300 वाला को कौन खाया? यहां पर जो भी इम्पल्स मिला होगा इस बुलेट को ऊपर की तरफ, वो किसकी वजह से? इम्पल्स ड्यू टू नॉर्मल बिटवीन ब्लॉक एंड बुलेट। तो अगर हम तुमसे पूछे कि इम्पल्स ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा, तो तुम बोलोगे सर जो भी लीनियर मोमेंटम था वो सब खत्म हो गया। तो कितना खत्म हो गया? 2 गुणा 300 हो गया 600 kg मीटर पर सेकेंड। यस और नो? कोई दिक्कत? ये नॉर्मल का इम्पल्स 2 kg पे लगा होगा ऊपर, और 3 kg पे वही नॉर्मल नीचे लगा होगा। 3 kg का अगर एफबीडी बनाओगे तो एक तो 3G नीचे लगेगा, और एक जो नॉर्मल हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, इसको n ही बोल देते हैं। इस पर जो नॉर्मल लग रहा है ऊपर की तरफ, इसको हम लोग n बोल देते हैं, तो वही n नीचे, और ग्राउंड से मिलने वाला एक n1 है ना? बोलो। और इधर की तरफ एक फ्रिक्शन, वो हो जाएगा म्यू इंटू n1, म्यू इंटू n1। इज दैट ओके? बोलो। अब जरा हमको बताओ कि इस n1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? n प्लस mg। n1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? n प्लस mg। यस और नो? अगर हम तुमसे पूछे कि फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा, तो लिख देंगे म्यू इंटू n1, n1 इज n प्लस mg। और अगर इस फ्रिक्शन का इम्पल्स कोई बात करे, फ्रिक्शन का इम्पल्स बात करे, इम्पल्स ड्यू टू फ्रिक्शन, तो तुम क्या बोलोगे? इंटीग्रेशन ऑफ म्यू इंटू एन, एक मिनट, इंटीग्रेशन ऑफ म्यू इंटू एन प्लस म्यू इंटू एम जी इंटू डी टी इंटू। इसको 2 हिस्सों में लिखेंगे तो ये आ जाएगा म्यू इंटू इंटीग्रेशन एन डी टी प्लस म्यू इंटू इंटीग्रेशन एम जी डी टी। यस और नो? अब यार ये वाला चीज बहुत बड़ा, ये वाला चीज बहुत, ये जो आई एन है ये क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ एन डी टी तो है, जिसका वैल्यू कितना है? 600। और ये वाला चीज नेग्लिजिबल, ये वाला चीज नेग्लिजिबल। यस और नो? तो आप जो यहां पर लिखेंगे सर, यहां पर लिखिएगा कि दिस पार्ट इज नेग्लिजिबल, सो इंपल्स ड्यू टू फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू इंटू एन डी टी। एन डी टी इज इंपल्स ऑफ नॉर्मल, और इंपल्स ऑफ नॉर्मल कितना है सर? 600। यस और नो? और अगर हम म्यू से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, म्यू इज 0.2, तो ये चीज कितना हो जाएगा? 2/10, दैट इज 120। यस और नो? ये इंपल्स किस पे लगा? यहां पे बुलेट भी रख लेते हैं, बुलेट की वजह से नॉर्मल थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन वो भी क्या होगा? नॉन इंपल्सिव। तो तुम यहां पे अगर चाहो तो फ्रिक्शन में वो वाला पार्ट को भी ले सकते हो, बुलेट का 2G को भी। नहीं, यहाँ पे हम mg लिख ही दिए तो मान लेते हैं ना कि mg दोनों का है। ठीक है, तो वो बात भी तो 0 ही आना है ना उसका वो। ठीक। अब ये 120 न्यूटन सेकेंड या 120 केजी मीटर पर सेकेंड की जिम्मेदारी क्या है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लीनियर मोमेंटम को कम करना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लीनियर मोमेंटम को। यस और नो? तो इंपल्स मोमेंटम थ्योरम से अगर हम लोग लिखना चाहेंगे, अगर इंपल्स मोमेंटम थ्योरम से हम लोग लिखना चाहेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे? सो बताओ तो। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम से हम लोग क्या लिखेंगे? इस डायरेक्शन में क्या लिखेंगे? इंपल्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस। अब यार इंपल्स ऑफ फ्रिक्शन इसका नेगेटिव लेना पड़ेगा तुमको, और नहीं अगर पॉजिटिव लेते हो तो यहाँ पे क्या लिखोगे? पी इनिशियल माइनस ये। अगर तुम इंपल्स ऑफ फ्रिक्शन ये पॉजिटिव लेते हो तो यहाँ पे पी इनिशियल माइनस, अब पी फाइनल माइनस पी इनिशियल लेते हो तो वहां पे नेगेटिव लेना पड़ेगा। इज दैट ओके? तो क्या हम ऐसा लिख दिए कि इंपल्स ऑफ फ्रिक्शन जो है लीनियर मोमेंटम को घटाया, लीनियर मोमेंटम को घटाया, है ना? अच्छा एक बार बताओ कि बाद में हम लोग पूरे को क्या मान लिए हैं? बुलेट को और इसको दोनों को एक सिस्टम मान लिए, ब्लॉक को, वो वीसी से जा रहा होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 120 इज इक्वल टू कितना केजी? 3 केजी और 2 केजी, दैट इज 5 केजी इंटू वीसी। ये तो फाइनल मोमेंटम हो गया। एक मिनट,
पहले इनिशियल लिखना है ना, तो इनिशियल कितना है 2 गुणा 400, 2 गुणा 400, तो 2 गुणा 400 माइनस फाइनल में कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 इंटू वीसी। यस और नो? कोई दिक्कत कोई परेशानी? ये फ्रिक्शन का जो इंपल्स था वो लीनियर मोमेंटम को घटा दिया, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा 5 वीसी बराबर 800 माइनस 120 दैट इज 680। सो वीसी का वैल्यू कितना हो गया 13 5 65 6 5 30 136 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत कोई परेशानी बोलो? यहां पर तुम चाहो तो स्मॉल एम को मान सकते हो कि स्मॉल एम में क्या क्या है बुलेट प्लस ब्लॉक, लेकिन इंटीग्रेशन डीटी उसका क्या आ जाएगा नेग्लिजिबल आएगा, तो उसको हम लोग मिटा देंगे, हटा देंगे। इज दैट ओके? तो यहां पर ये वाला जो mg की वजह से जो नॉर्मल आया है वो दैट इज नॉन इंपल्सिव, लेकिन टक्कर की वजह से जो नॉर्मल आया है दैट इज इंपल्सिव, उसने मोमेंटम चेंज में ठीक ठाक पार्टिसिपेट किया। इज दैट ओके? तो नॉन इंपल्सिव फोर्स आया तो क्या हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व किए? नहीं। क्या किए? इंपल्स मोमेंटम कंजर्वेशन। इज दैट ओके? लिख लो इसको। नॉर्मल, फ्रिक्शन, टेंशन, ये सब कभी कभी इंपल्सिव होता है और कभी कभी नॉन इंपल्सिव होता है। एक बार बताओ, टेंशन इंपल्सिव फोर्स होगा कि नॉन इंपल्सिव फोर्स? सुनिएगा मेरी बात सर, ये बुलेट आया ब्लॉक से टकराया, एम्बेड कर गया, घूमने लगा साथ में, यहां पर भी एक टेंशन आया और ये बुलेट किसी एंगल पे आया, इसे टकराया, थीटा इज नॉट 90 डिग्री, थीटा इज नॉट 0 डिग्री, तो यहां पर फिर से एक इंपल्स टेंशन आएगा। बताओ तो इसमें से कौन सा टेंशन एकदम झटका में बढ़ेगा? हाँ ये वाला, यस और नो? यहाँ पे आएगा बट ये टेंशन झटके में बढ़ेगा ग्रेजुअली, है ना? बोलो। तो यहाँ पर टेंशन क्या होगा? हेयर टी इज नॉन impulsive, yes or no? Is that okay? And here T is T dash is impulsive. कोई दिक्कत? यहाँ पे टेंशन जो है वो इम्पल्सिव है और यहाँ पे टेंशन जो है वो नॉन इम्पल्सिव है। इज दैट ओके? कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो अब हम लोग किसकी तरफ बढ़ने के लिए रेडी हो गए हैं? कोलिजन की तरफ। तो बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोगों का नया टॉपिक पढ़ना है, दैट इज कोलिजन, है ना? तो कोलिजन में बेसिकली क्या होता है? दो ऑब्जेक्ट आपस में टकराता है, नहीं? तो कोलिजन जो है कुछ ऐसे ऐसे हो सकता है, जैसे एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आया और डायरेक्टली इससे टकरा गया, ठीक है क्या? ये M1 है और ये M2 है, ये V से जा रहा था, ये रेस्ट पे था। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि ये M1 जो है वो V1 से आ रहा था और ये V2 से आ रहा था, ये भी कोलिजन हुआ। ऐसे भी कोलिजन हो सकता है कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा है, ये M2 रेस्ट पे है और M1 जो है वो V1 वेलोसिटी से जा रहा है और आकर के इससे टकरा गया, है ना? तो ये भी एक प्रकार का कोलिजन है। और ऐसा भी संभावना है कि
ये ऐसे V1 से जा रहा है और ये V2 से जा रहा है और फिर टकराया, इसका मास m1 और इसका मास m2। इन सारे कोलिजन में एक चीज देखना, ये जो दोनों प्रकार का कोलिजन है इसको हम लोग बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन, इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्लिक कोलिजन। इस हेड ऑन कोलिजन को 1D कोलिजन भी बोला जाता है, हेड ऑन और 1 डायमेंशनल कोलिजन। और ये जो दोनों कोलिजन है इसको हम लोग ऑब्लिक और 2 डायमेंशनल कोलिजन भी बोलते हैं। ठीक है क्या? तो दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क क्या है कि जब ये एक मिनट सर, हम आपको लिखने का पूरा मौका देंगे। हम ये कह रहे हैं कि जिस समय में दोनों का टक्कर हो रहा है, जिस समय में दोनों का टक्कर हो रहा है तो दोनों एक दूसरे को टच करेगा। टच जहां करेगा ना वहां पे देयर विल बी अ लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन टेंजेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाम से ही एविडेंट है कि दोनों सरफेस के टेंजेंट है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन टेंजेंट के परपेंडिकुलर, दैट इज कॉमन नॉर्मल। कॉमन नॉर्मल के अलोंग ही जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो जब टकराएगा तो टकराने पे जो नॉर्मल लगता है वो कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। टकराने पे जो नॉर्मल लगता है वो कॉन्टेक्ट सरफेस के, तो ये जो कॉमन नॉर्मल है इसी के डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन ये लाइन कॉमन टेंजेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग नॉर्मल रिएक्शन लगेगा जो टकराने के समय में नॉर्मल है ना? तो यार जब इस ब्लॉक्स का टकराने से पहले वाला वेलोसिटी कॉमन नॉर्मल के अलोंग, जब ये टकरा होगा तो टकराने पे वेलोसिटी है, इन दोनों का वेलोसिटी, पहला वाले केस में भी और दूसरे वाले केस में भी, जब ये टकराने वाला होगा तो उस समय में ये होगा कॉमन टेंजेंट एंड दिस विल बी कॉमन नॉर्मल, दिस विल बी कॉमन। इज दैट ओके? आप जरा मुझे बताइए कि ये दोनों वेलोसिटी जो हैं v1 v2 है ना, ये सब किस लाइन में है? कॉमन नॉर्मल या लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो इसको हम लोग बोलेंगे हेड ऑन कोलिजन, आमने सामने का टक्कर। ठीक है क्या? लेकिन इस वाले केस में देखिएगा तो जब ये टकरा रहा होगा तो ये डॉटेड लाइन जो है दैट इज योर लाइन ऑफ इम्पैक्ट। नॉर्मल यही इसी लाइन में आएगा जब दोनों टकरा रहा हो तो, और नॉर्मल रिएक्शन आएगा इस डायरेक्शन में लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग, है ना? लेकिन वेलोसिटी है उसके किसी एंगल पे, उससे किसी एंगल पे, थीटा इज नॉट 0 डिग्री। इज दैट ओके? तो ये वाले सिचुएशन में भी है और इस वाले सिचुएशन में भी नॉर्मल रिएक्शन जो आएगा वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग आएगा, अब वेलोसिटी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के किसी एंगल पे है। तो इसको हम लोग, इस दोनों केस को हम लोग बोलेंगे ऑब्लिक कोलिजन या 2 डायमेंशनल कोलिजन। तो हेड ऑन कोलिजन कब बोलेंगे? जब दोनों ब्लॉक का वेलोसिटी, जो भी अगर रेस्ट पे है तब तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर मोशन कर रहा है तो दोनों का वेलोसिटी कोलिजन से पहले किधर होना चाहिए? अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तब हम लोग बोलेंगे दैट इज हेड ऑन कोलिजन। दोनों में से किसी एक का भी, ऐसा भी हो सकता था कि भाई ये वाला ब्लॉक इधर ही जा रहा हो, ये वाला ब्लॉक इधर ही जा रहा हो, ऐसा हो सकता था, लेकिन ये कॉमन नॉर्मल के अलोंग नहीं जा रहा है। दोनों का वेलोसिटी अगर कॉमन नॉर्मल के अलोंग है तभी, या लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग, तभी वो हेड ऑन कोलिजन है। अदरवाइज दोनों का दोनों या उसमें से किसी एक का भी वेलोसिटी कॉमन नॉर्मल या लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग नहीं है, उससे किसी एंगल पे है, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे? ऑब्लिक कोलिजन या 2D कोलिजन। इज दैट ओके? क्लैरिटी है? ठीक। velocities of block before collision must be in the direction of line of impact for collision to be head on or 1D collision. Is that okay? लिख लो इसको। ये तो ठीक है, कॉमन नॉर्मल या लाइन ऑफ इम्पैक्ट एंड कॉमन टेंजेंट। हाँ, अब इसको ये जो हम लोग कैटेगराइज किए कोलिजन को, ये ऑन द बेसिस ऑफ
डायरेक्शन ऑफ मोशन बिफोर कोलिजन, नहीं, हाँ जी सर। अब हम कोलिजन को ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी लॉस भी कैटेगराइज करते हैं, ठीक। कोलिजन को ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी लॉस 3 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, उसके बाद इन इलास्टिक कोलिजन, और फिर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। इसको तीनों कैटेगरी को हम लोग 2 तरीके से समझेंगे। एक तो एनर्जी लॉस कितना होता है उस बेसिस पे, और उसी का दूसरा फॉर्मेट है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के बेसिस पे। सुनिएगा मेरी बात, एक मिनट पेन नीचे। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन जो होता है उसमें कोलिजन की वजह से कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता। जनरली जब कोलिजन होता है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, ये V1 से और ये V2 से, इसका मास M1 है और इसका मास M2 है, ठीक है सर। अब जब कोलिजन होगा तो कोलिजन के बाद हो सकता है इन दोनों का शेप में कुछ परिवर्तन आ गया हो, ये भी हो सकता है। प्लस ड्यूरिंग कोलिजन कुछ साउंड एनर्जी जनरेट हुआ हो, कुछ हीट एनर्जी जनरेट हुआ, ये सब भी संभावनाएं हैं। और तब ये V1 डैश से जाने लगेगा और ये V2 डैश से। इट नॉट नेसेसरली कि ये राइट ही जाए और ये राइट ही जाए, हो सकता है ये लेफ्ट जाए और ये राइट जाए, हो सकता है ये लेफ्ट जाए और ये भी लेफ्ट ही जाए, कुछ भी हो सकता है। बट अगर आप देखिएगा काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन क्या हो जाएगा, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, ठीक है क्या। एंड काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन जो होगा वो हो जाएगा हाफ m1 v1 डैश का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 डैश का स्क्वायर, ठीक है क्या। अगर ये कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हुआ तो ऐसा शेप में डिफॉर्मेशन तुमको नहीं दिखेगा, क्योंकि शेप में अगर डिफॉर्मेशन हुआ तो कुछ ना कुछ एनर्जी उसको डिफॉर्म करने में लगा हुआ होगा, है ना, ये परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया, ठीक है क्या। दूसरी बात, अगर इसका परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हुआ होगा तो काइनेटिक कोई एनर्जी का लॉस ही नहीं हुआ होगा। काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन एंड काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन बोथ आर सेम। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में KI और KF दोनों बराबर। बिफोर कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी है, आफ्टर कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी है, दोनों सेम होगा। किस परिस्थिति में, जब कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक हो। इज दैट ओके। इस दोनों में कोई क्लियर कट लाइन एनर्जी के बेसिस पे नहीं करते। हम परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के बारे में लिखाएंगे। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या है कि देयर इज जीरो एनर्जी लॉस, सो ड्यू टू कोलिजन देयर इज नो एनर्जी लॉस, तो देयर इज नो डिफॉर्मेशन, कंप्लीट डिफॉर्मेशन, एंड एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू एनर्जी आफ्टर। कौन सा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन बराबर काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, किसमें, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में। इन इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में दोनों में ड्यूरिंग कोलिजन कुछ एनर्जी का लॉस होगा, लेकिन फर्क क्या है कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में बहुत ज्यादा एनर्जी का लॉस होता है, मैक्सिमम एनर्जी लॉस होता है। इसमें जो एनर्जी लॉस होता है वो इससे थोड़ा कम होता है। इज दैट ओके। अब कितना होता है ये जानेंगे थोड़ा सा, और उसको एक अलग टर्म से हम लोग दिखाएंगे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के रेशियो से। तो एक बात, बस ये तीनों चीज लिख लिया है ना, हाँ तीनों लिख लिए। तो आप इसमें परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या लिखिएगा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में लिखिएगा देयर इज नो एनर्जी लॉस इन कोलिजन, देयर इज नो एनर्जी लॉस इन कोलिजन। सो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन
collision is equal to kinetic energy after collision. Kinetic energy before collision is equal to kinetic energy after collision. ठीक है क्या? और इन इलास्टिक कोलिजन में हम लोग क्या लिखेंगे? इन इलास्टिक कोलिजन में हम लोग लिखेंगे देयर इज सम एनर्जी लॉस. देयर इज सम एनर्जी लॉस. देयर इज सम एनर्जी लॉस इन कोलिजन. इन कोलिजन. कोलिजन में कुछ एनर्जी का लॉस होगा. एंड परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में देयर इज मैक्सिमम एनर्जी लॉस. ठीक है, देयर इज मैक्सिमम एनर्जी लॉस. अब ये जो, एक मिनट सुन लीजिएगा, इस दोनों के बीच में कोई एक क्लियर कट लाइन नहीं दिख रहा है आपको? इसमें कुछ लॉस है और इसमें ज्यादा लॉस है, लेकिन क्लैरिटी तो नहीं समझ में आ रहा होगा कि कब परफेक्टली इलास्टिक होगा, कब इनइलास्टिक होगा. तो इसको हम लोग किसी और चीज से समझ पाएंगे. अभी तो क्लियर विजन नहीं होगा इस दोनों में से कब हम बोलेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक और कब बोलेंगे इनइलास्टिक. ये तो क्लियर है कि अगर कोलिजन में कोई एनर्जी का लॉस नहीं हुआ तो दैट इज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन. इस दोनों को कैटेगराइज करने के लिए हम लोग एक और बात जानेंगे अभी, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. पहले इतना चीज लिखिए, फिर हम इसमें चर्चा करते हैं. सुनो ना, अब थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. मच्छर बैठा हुआ क्या? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का मतलब हुआ जिस रेट से दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का दूरी बढ़ रहा है. जिस रेट से दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का दूरी बढ़ रहा है. ये पहला ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है. मान लीजिए ये V1 से जा रहा है और ये V2 से जा रहा है, एंड V2 इज ग्रेटर देन V1. तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन? व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन? V2 माइनस V1. V2 मीटर एक सेकंड में बढ़ेगा, V1 मीटर एक सेकंड में घट जाएगा. तो नेट एक सेकंड में कितना मीटर बढ़ जाएगा? V2 माइनस V1. इज दैट ओके? दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. अगर मान लीजिए कि ऐसा हो जाए, ये V2 से जा रहा है और सॉरी ये V2 से जा रहा है और ये V1 से जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो जाएगा? हर सेकंड कितने से दोनों के बीच का सेपरेशन बढ़ रहा है? ये V2 भी बढ़ाइए, V2 भी एक सेकंड में V2 मीटर बढ़ा रहा है और V1 एक सेकंड में V1 मीटर बढ़ा रहा है. तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो जाएगा? V2 प्लस V1. कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक. अच्छा, ऐसा भी हो सकता था कि ये भी पीछे हो जाए, ये भी पीछे हो जाए. ऐसा हो जाए, ये V1 और ये V2. अगर ये दोनों सेपरेट होगा तो V1 इज ग्रेटर देन V2. तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो जाएगा? V1 माइनस V2. इज दैट ओके? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक. सुनिएगा, ये तो हो गया वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. इसको लिख लीजिएगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. ओके. एक हो गया वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मतलब एक सेकंड में दोनों के बीच का दूरी कितने से घट रहा है. V2 से ये जा रहा है इधर और V1 से ये जा रहा है इधर, है ना?
अगर इन दोनों के बीच का दूरी घट रहा है तब अप्रोच कर रहे हैं दोनों एक दूसरे को, तो v2 इज ग्रेटर देन v1। तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच? व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच? अप्रोच दोनों के बीच का दूरी किस रेट से घट रहा है। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मतलब रेट एट विच सेपरेशन बिटवीन देम इज डिक्रीजिंग। तो v2 की वजह से 1 सेकंड में कितना मीटर घटा? v2 मीटर। v1 की वजह से 1 सेकंड में कितना मीटर बढ़ा? v1 मीटर। तो नेट नेट कितना घटा? v2 माइनस v1। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना हो जाएगा? v2 माइनस कहो हाँ। अच्छा, मान लीजिए कि ऐसा होता कि ये v2 से इधर जाता और ये v1 से इधर आता, और कह देते कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, मतलब दोनों में से कौन ज्यादा है? v1 ज्यादा है ना? कौन ज्यादा है? v1, तभी ना अप्रोच करेगा ये। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना हो जाएगा यहाँ पे? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना हो जाएगा? v1 माइनस, इज दैट ओके? है ना? एक और केस, ये v1 से इधर आ रहा है और v2 से इधर आ रहा है। v1 की वजह से वाला दूरी, दोनों के बीच का दूरी बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। और v2 की वजह से भी दोनों के बीच का दूरी घट रहा है। इसकी वजह से 1 सेकंड में कितना मीटर दूरी घटा? v1 मीटर। और इसकी वजह से 1 सेकंड में कितना मीटर दूरी घटा? v2 मीटर। तो नेट नेट 1 सेकंड में कितना मीटर दूरी घट गया? v1 प्लस v2। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना हो गया? v1 प्लस v2। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच? v1 प्लस v2। इज दैट ओके? ठीक। तो आप वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्लियर है आपका। अब हम लोग इसको कोलिजन से रिलेट करेंगे। आप इसको लिख सकते हैं, लिख चुके हैं। अब हम लोग इसको कोलिजन से रिलेट करेंगे। एक चीज होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को हम लोग ई से डिनोट करते हैं। किससे? ई से। ई जो होता है वो होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ is v step by v approach. Is that okay? अब परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक और इनइलास्टिक, उस तीनों कोलिजन को हम ऑन द बेसिस ऑफ ई कैटेगराइज करेंगे। ठीक है क्या? इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन अगर होगा तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में ई का वैल्यू होता है 1। ई का वैल्यू होता है, क्योंकि ई है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो चूंकि ये 1 होता है v सेप बाय v अप्रोच, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बराबर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है क्या? ये पहले लिख लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब ऐसा ही होगा इन इलास्टिक कोलिजन में। इज डन? इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा पता है? इन इलास्टिक कोलिजन में ई जो होता है वो लेस देन 1 होता है। इन इलास्टिक कोलिजन में ई जो होता है वो लेस देन 1 होता है।
तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को ई लिखे, और दिस इज लेस देन 1, दिस इज लेस देन 1, तो आपका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तक कोलिजन से पहले वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा, कोलिजन के बाद वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगा। तो कोलिजन से पहले जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है वो ज्यादा होगा, कोलिजन के बाद वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है वो कम होगा। तो ये किस कोलिजन में? इन इलास्टिक कोलिजन में, ठीक, जिसमें हम बोले थे देयर इज सम एनर्जी लॉस, है ना। और एक कौन सा कोलिजन होता है? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में ई का वैल्यू कितना होता है? ई का ग्रेटर देन 1 नहीं होता है, 0 होता है। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में ई का वैल्यू 0 होता है। और ई का वैल्यू अगर यहाँ पे 0 हो गया दोस्त, देखना, ई का वैल्यू अगर 0 हो गया, दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज 0। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज 0 माने दोनों ब्लॉक रेस्ट पे नहीं आ गए, साथ साथ चल रहा है दोनों। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज 0, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज 0, दैट मीन्स दोनों सेपरेट नहीं हो रहा है, दैट मीन्स दोनों सेपरेट नहीं हो रहा, ठीक है। और दोनों सेपरेट नहीं हो रहा मतलब दोनों साथ साथ चल रहा है, चिपक के चल रहा है, इज दैट ओके? हालांकि 2D कोलिजन में थोड़ा सा फर्क होगा इसमें। हाँ, आफ्टर बिफोर कोलिजन कैसे साथ साथ चलेगा, तब कोलिजन होगा कैसे? सस्ता नहीं, सस्ता वाला, ठीक। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज 0, इज दैट ओके? यार हम बस आज तुमको खाली पहचान बताएं, थ्योरी बताएं, अभी तुमको मजा भी नहीं आया होगा कि क्या हुआ नहीं हुआ। अगले क्लास में इस पे क्वेश्चन वगैरह भी करेंगे, थोड़ा और इलेबोरेट करेंगे। एक होता है इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन और एक होता है इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन, तो उसका भी बात करेंगे। ये जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है उसको उस तरीके से भी दिखाते हैं। आज हम लोग बस क्या पढ़े कि इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी लॉस 0 होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के बराबर होता है। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी लॉस मैक्सिमम होता है, ई का वैल्यू 0 होता है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन भी 0 हो जाता है। और इन इलास्टिक कोलिजन में ई का वैल्यू जो होता है लेस देन 1 होता है बट ग्रेटर देन 0 होता है, वो भी लिख लेना। इन इलास्टिक कोलिजन में ई इज लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0, इक्वलिटी नहीं लगाना, ग्रेटर देन 0 वो भी लिख लेना। उसमें देयर विल बी सम एनर्जी लॉस बट वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज स्मॉलर देन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इज दैट ओके? और हो गया, तीनों कोलिजन हो गया। बाकी हम लोग इसमें बात अगले क्लास में करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है? एक रेशियो होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का, ठीक है। कोलिजन के बाद ब्लॉक सेपरेट हो रहे होंगे, कोलिजन के बाद उससे पहले दोनों अप्रोच कर रहे होंगे, कोलिजन के बाद सेपरेट हो रहे होंगे, हो सकता है नहीं भी हो रहा होगा। अगर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा तो कोलिजन के बाद दोनों साथ साथ जाएगा, साथ साथ जाएगा तो सेपरेट नहीं होगा, तब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 होगा। हम जो बोले ई बराबर 0 होने पे दोनों ब्लॉक साथ साथ जाएगा कोलिजन के बाद, ये बात हम लोग 1D कोलिजन का ही बात कर रहे हैं। अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं हेड ऑन कोलिजन या 1D कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन को हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। तो अगले क्लास में हम लोग इन डेफिनेशन के बेसिस पे आगे बढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।